माफिया ब्रदर्स के तीनों हत्या आरोपियों को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पे भेजा। पुलिस पूछताछ में आरोपी उगलेंगे राज, पता चलेगा कौन है हत्या कराने वाला हैंडलर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा करेंगे प्रचार। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बनेंगे स्टार प्रचारक। पच्चीस अप्रैल को पीएम मोदी केरल को देंगे वंदे भारत ट्रेन की सौगात। केरल से सांसद कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, पीएम के कार्यक्रम में जाऊंगा, राजनीति से परे होना चाहिए विकास। आज झारखंड बंद का आह्वान। खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग कर रहे छात्र संगठन सरकार पर लगाया छात्रों को ठगने का आरोप। बिहार के भागलपुर में रेस्टोरेंट में लगी आग, आसपास के कई घर जले। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे का बताया जा रहा है रेस्टोरेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगा। रुक करते हैं खबरों का। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के आरोपी लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण कुमार मौर्य को प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि कोर्ट से पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी है। बता दें कि आरोपियों ने अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। लखनऊ से पुलिस ने मोहम्मद मुस्लिम को उठाया। असद और मोहम्मद मुस्लिम का ऑडियो वायरल। बता दें कि ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ऑडियो की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है और ऑडियो के वायरल होने के बाद असद और मोहम्मद मुस्लिम को पुलिस ने उठा लिया है। ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ऑडियो की जांच पड़ताल में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। लखनऊ से पुलिस ने मोहम्मद मुस्लिम को उठाया। असद और मोहम्मद मुस्लिम का ऑडियो वायरल। ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और ऑडियो की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। बता दें कि लखनऊ से पुलिस ने मोहम्मद मुस्लिम को उठाया। असद और मोहम्मद मुस्लिम का ऑडियो वायरल और इसे लेकर ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ऑडियो की जांच पड़ताल लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। उसी के चलते मोहम्मद को पुलिस ने घर से उठा लिया। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। बता दें कि लखनऊ से पुलिस ने मोहम्मद मुस्लिम को उठा लिया है। असद और मोहम्मद मुस्लिम का ऑडियो वायरल हो रहा था। ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। उसी के लिए ऑडियो की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से मोहम्मद मुस्लिम को पुलिस ने उठा लिया है। बता दें कि मोहम्मद और असद का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। लखनऊ से पुलिस ने मोहम्मद मुस्लिम को उठा लिया है। मोहम्मद मुस्लिम और असद का ऑडियो वायरल हो रहा था, जिसे लेकर ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि ऑडियो के जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। लखनऊ से पुलिस ने मोहम्मद मुस्लिम को उठा लिया है। बता दें कि असद और मोहम्मद मुस्लिम का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसे लेकर पुलिस को आरोपियों की रिमांड, जिसके बाद ऑडियो की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि असद और मोहम्मद का ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बाद पुलिस को वो ऑडियो मिला और पुलिस ने मोहम्मद को घर से उठा लिया।
हालांकि जो ऑडियो पुलिस को मिला है उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और उससे लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। इसी खबर को लेकर हमारे संवाददाता मोहम्मद इरफान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। इरफान, जिस तरह से ऑडियो वायरल हुआ, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, किस तरह का वो ऑडियो है? इरफान, आप सुन पा रहे हैं? जी पंकज, बता दूं कि जो असद नाम है ये वो अतीत का लड़का था जिसे पुलिस मुठभेड़ में छाते में यूपी एसटीएफ ने पुलिस में घेर कर दिया था मुठभेड़ के दौरान। तो ये जो मोहम्मद मुस्लिम है और असद का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो असद और गुड्डू की बात चल रही है, इसमें जो नैनी जेल में जो असद का जो भाई जो बंद है अली, उससे मिलने की बात की जा रही थी। तो साफ तौर पर मुस्लिम ने उसमें कहा है कि अभी वो कचहरी नहीं आ सकता है। हालांकि कुछ दिन बाद जो है ये आईडी सामने आया है। इससे पहले जब असद जिंदा था और असद ने मोहम्मद मुस्लिम से बात की थी, इस दौरान पता चलता है कि मुस्लिम के द्वारा कहा जाता है कि अभी वो नहीं मिल सकता उम्र से, और असद के द्वारा कहा जाता है कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि मोहम्मद मुस्लिम को एसटीएफ ने जो है सर्वेलांस से लगातार उनको ट्रैक कर रही थी सर उनके नंबर को, अब उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं और जो लोग हैं उनको अब जो है पुलिस लगातार तलाश रही है। लेकिन जो है शाइस्ता परवीन है अतीक अहमद की पत्नी, हालांकि वो अभी फरार चल रही है, तो 50,000 का इनाम पे रखा जाए। लेकिन जो उनके वकील है विजय मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो शाइस्ता परवीन है अपने आप को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन इसी को लेकर जो प्रयागराज की जो प्रशासन है, जो रमेश शर्मा है पुलिस आयुक्त प्रयागराज, जो संजय खत्री जिलाधिकारी, उनसे जो है विशेष टीम जो है गठित की गई है। और जो अतीक अहमद जो अतरक जिन्होंने जान ली थी, जिन्होंने हत्या की थी, हालांकि तीनों लोगों पर जो है एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है और लगातार ताबड़तोड़ जो है उस पर। बिल्कुल, साथ ही साथ इरफान, जो अतीक और अशरफ के हत्यारे थे 3 आरोपी, उनको भी 4 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। और क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, जो साफ तौर पर जो तीनों ये बदमाश थे जिन्होंने अशरफ और जो है अतीक की हत्या की थी, उन्हें हालांकि लगातार जो है उन्हें 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में रखा जाता, 14 दिन की हिरासत में रखा जाता। लेकिन इसके बाद नैनी सेंट्रल जेल से उन्हें प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो अतीक का लड़का है अली, उसे भी नैनी जेल में बंद किया गया है। सूत्रों के हवाले से लोगों का मानना यह है कि सुरक्षा की कमी होने के कारण उसे प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन जो अतीक का जो लड़का है वो भी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, और उसी सेंट्रल जेल में जो अतीक के जो हत्या आरोपी हैं वो भी नैनी सेंट्रल जेल में बंद थे। तो कहीं ना कहीं जो अतीक का लड़का उमर है, चाहे वो बिल्कुल आदेश में आ गया था। हालांकि उससे कुछ गुर्बे, अतीक के कुछ गुर्बे जो है वो नैनी में बंद है, और सुरक्षा के कारणों से जो है उन्हें प्रतापगढ़ जेल में बंद किया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो पुलिस है वो लगातार छानबीन कर रही है। खास करके सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी अपडेट ये दे दूं कि शाइस्ता परवीन जो यूपी जो एसटीएफ के डीआईजी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शाइस्ता परवीन का लोकेशन प्रयागराज बताया जा रहा है। हालांकि कुछ ही समय बाद वो प्रयागराज जो इरफान, इन 3 आरोपियों के अलावा और भी कोई नाम सामने आए हैं अब तक? जी बिल्कुल, बता दूं कि इसको लेकर जो है लगातार पुलिस संभाल रही है। और सबसे बड़ी बात एक और भी है कि जितने भी इसमें आरोपी हैं जिन्होंने पीछे के द्वारा लगता नहीं पास रहा है, हालांकि कुछ देर बाद उनके घर पर बुलडोजर जो है गर सकता है। लगातार ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई प्रयागराज में चल रही है। इसको लेकर लगातार जो पीछे की टीम वो काम कर रही है। जिनका पीछे का लगता नहीं पास होगा उनके घर पर नोटिस पर किया जा रहा है। कुछ ही देर बाद उनके घर को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर माफियाओं को एक संदेश है कि जो भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देगा कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन सच्चाई नहीं बख्शेगी। हालांकि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रुक करते अगली खबर का। खबर गाजीपुर से है, जहां बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने अतीक अशरफ हत्याकांड पर बयान दिया है। अफजाल अंसारी ने कहा है कि कहां है शांति, क्या यूपी में निवेश करने का माहौल है, साथ ही कहा कि क्या यही देश की सर्वोत्तम कानून व्यवस्था है। अफजाल ने दावा किया कि देश की जनता 2024 में इस व्यवस्था को चलाने वालों का बाजा बजा देगी। अफजाल ने कहा कि साजिश हो रही है, होती रहेगी, लेकिन मारने वालों से बढ़कर बचाने वाला है। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच
जांच होगी तो मालूम चलेगा कि सारी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। और साथ ही कहा कि हमें कोई बता रहा था कि घटना में 5 शूटर थे। पकड़े गए 3 शूटरों के अलावा भी कुछ शूटर आए हुए थे। अफजाल ने कहा कि देश के वरिष्ठ वकील ने कहा कि एक हत्या अतीक की हुई है, दूसरी हत्या कानून व्यवस्था की हुई है। कहां है शांति? सारी दुनिया आए निवेश करे। क्या है वो माहौल उत्तर प्रदेश में? क्या यही वो देश की सबसे सर्वोत्तम और उत्तम कानून व्यवस्था है? अगर है तो आप बाजा बजाओ। देश की जनता इस व्यवस्था चलाने वालों का 2024 में बाजा बजा देगी। मैं आपसे बता रहा हूं कि षड्यंत्र तो हो रहे हैं, अब हुए हैं, अब होते रहेंगे, लेकिन ईमान इस बात का है कि मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला। और दिन जब तय हो जाएगा तो घटनाक्रम सपने में भी किसी ने न सोचा रहा हो, घट गया, अनहोनी है। तो वही अब निकाय चुनाव में एक साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे अखिलेश शिवपाल। बीजेपी के गढ़ वाले इलाकों में प्रचार करेंगे शिवपाल। अखिलेश और जयंत चौधरी पश्चिमी क्षेत्र में रहेंगे साथ। बड़े नेताओं के चुनावी कार्यक्रम में जल्द जारी किए जाएंगे। मैनपुरी कन्नौज में साथ प्रचार करेंगे अखिलेश शिवपाल। फिरोजाबाद इटावा में साथ प्रचार होगा। बता दें कि अब चाचा और भतीजे की जोड़ी साथ में प्रचार करेगी। तो फिरोजाबाद इटावा में भी साथ प्रचार करते हुए अखिलेश शिवपाल दिखाई देंगे। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, एक बार फिर से अखिलेश और शिवपाल की जोड़ी एक साथ दिखाई देगी, कितना असर लोगों के बीच इसका पड़ेगा और कितने लोगों को लुभा पाएंगे ये जोड़ी? पूर्वी की सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब अखिलेश यादव को अपना गढ़ बचाना होगा। इसके लिए चाहे मैनपुरी की बात कर लें, चाहे फिरोजाबाद की, चाहे कन्नौज की, तीनों जगह अपना गढ़ बचाना है, हर हाल में गढ़ बचाना है। तो कहीं ना कहीं चाचा और भतीजा आपको एक साथ दिखेंगे। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये देखिए, पश्चिम क्षेत्र में जयंत चौधरी का क्षेत्र माना जाता है, वहां भी आपको जयंत चौधरी भी दिखेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। ये समाजवादी पार्टी बिल्कुल ये समझ रही है कि अगर हम थोड़ा भी अलग थलग हुए तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं ये आपको सेमीफाइनल के रूप में, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों इसको ले रहे हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं अपने जो दल हैं या अपने जो आने वाले चुनाव हैं, दोनों दल इसको काफी महत्वपूर्ण रूप में ले रहे हैं। तो अखिलेश यादव की ये लिए बड़ी परीक्षा होगी। और एक चीज ये जान लीजिए, कन्नौज और मैनपुरी हर हाल में इनको जीतना होगा। ये कोशिश अखिलेश यादव की है। मीटिंग में भी उन्होंने साफ शब्दों में बताया था। शिवपाल यादव को भी ये पता है कि अगर हम कन्नौज और मैनपुरी लूज करते हैं तो 2024 के चुनाव में हमारे पास क्या एजेंडा होगा, हम किस हिसाब से जनता को बताएंगे कि हम चुनाव जीत जाएंगे। या जिस हिसाब से जो टिकट वितरण किए गए उसमें भी आप पूनम लगातार ये एक चीज देखेंगी कि लगातार इस चीज का ध्यान दिया गया है कि टिकट उन्हीं को दिया जाए जो जिताऊ प्रत्याशी हो। देर रात टिकट बदले गए। आप काफी इन सब चीजें काफी महत्वपूर्ण है। तो ये एक महत्वपूर्ण है अखिलेश और शिवपाल का साथ आना। और साथ आने के बाद कन्नौज और मैनपुरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि दोनों साथ रहें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है। मुलायम सिंह के लिए हमेशा कन्नौज और मैनपुरी घर जैसा रहा है। जब कन्नौज से पहली बार जब चुनाव हारी थी डिम्पल यादव तो काफी झटका लगा था समाजवादी पार्टी को। और एक चीज है, समाजवादी पार्टी को अगर अपने आप को साबित करना है तो मैनपुरी और कन्नौज हर हाल में बचाना होगा। इसलिए इसके लिए अलग रणनीति बनाई गई है। आपको आने वाले समय में एक चीज और दिखेगी कि जो लिस्ट वायरल हो रही है और जो लिस्टें बन रही हैं उसमें आपको दिखेगा किस तरीके से बड़े बड़े नेता लगाए जाएंगे। तो आने वाले समय में कन्नौज और मैनपुरी में नेताओं की काफी भीड़ दिखेगी। और एक चीज ये भी बता दें, सबसे महत्वपूर्ण है कि बीजेपी भी इसके लिए अलग एक रणनीति बना रही है। बड़े बड़े नेता उतारे जाएंगे, कई मंत्री हैं और जो जाति समीकरण को भी ध्यान रखते हुए कई नेताओं के दौरे लगे हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी पर हमारे साथ 2 मेहमान खास चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। बीजेपी से वासुदेव नेता और एसपी से नेता यश भारती। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं वासुदेव के पास आना चाहूंगी कि जिस तरह से चाचा भतीजे की जोड़ी एक बार फिर से एक हो गई है तो कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए रहेगी ये जोड़ी? वासुदेव, ये कोई चुनौती भाजपा के लिए नहीं है। और रही बात, देखिए लोकतंत्र की बात बोलते हैं, ये समाजवाद की बात बोलते हैं। देखिए यूपी की जनता ने देखा है कि, और ये पूरा देश की जनता समझ रहे हैं, जहां जहां 3D का काली साया पड़ गया वहां लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, खत्म हो जाता है। 3D का मतलब है
डायनेस्टी, डिक्टेटरशिप और डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस। ये तीनों चीज का जहां काली साया पड़ जाता है, अखिलेश जी के राज में ये डायनेस्टी चलाने में लगे हुए हैं। अभी देखिए, ये डायनेस्टी के बिना रह नहीं सकता, जिससे लोग उब चुके हैं, जिससे यूपी की जनता त्रस्त हो चुके हैं। ये जिस तरह से वहां पे अपना डायनेस्टी चलाया था, जिस तरह से वहां से डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस किया था, जिस तरह से दिन दहाड़े वहां पे डिक्टेटरशिप चलाए थे, तो यूपी के जनता ने सारे कुछ देखे हैं और यूपी के जनता ने ये मन ठाना है कि इनको पूरी तरह मिटाना है। इसीलिए आने वाले समय पे कोई चुनौती नहीं है भाजपा के लिए। ये तो चुनौती तो इनके खुद के लिए है, जो अपने आप को बचाने के लिए अभी परिवार को एकत्रित कर रहे हैं, अपने आप को, आपकी जो राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, इनको जो भी थोड़ा बहुत बचा है, इनको बचाने के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी चलिए यश्री, जिस तरह से वासुदेव जी ने कहा कि बीजेपी के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं अगर अखिलेश शिवपाल साथ में आते हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये जोड़ी नगर निकाय चुनावों में और साथ ही साथ आने वाले साल में लोकसभा चुनाव भी हैं, तो इससे लेकर कमाल दिखा पाएगी? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा जी, लेकिन भाजपा के हमारे साथी ने जो बहुत अच्छी बात कही है, डायनेस्टी, परिवारवाद, वंशवाद, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। सिंधिया घराना है, राजमाता सिंधिया, उनका बेटा, उनकी 2 बेटियां भारतीय जनता पार्टी में सांसद विधायक हैं, उनके बच्चे ज्योतिराज सिंधिया, वो भारतीय जनता पार्टी में सांसद है, मंत्री हैं। ये मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को वंशवाद नहीं लगता होगा, ये अपनी एक कैटेगरी रखते होंगे वंशवाद और परिवार की। हमारे कल्याण सिंह जी का बेटा, कल्याण सिंह जी के बेटे का बेटा, ये परिवारवाद, वंशवाद इनको नहीं लगता होगा। अविनाश ठाकुर, उनके पिताजी धूमिल साहब, ये इनको परिवारवाद, वंशवाद नहीं लगता होगा, ये डायनेस्टी नहीं लगती होगी इन सभी जो मैं उदाहरण दे रहा हूं। कुछ ऐसा कोई एक राज्य बता दीजिए जहां इनका परिवारवाद, वंशवाद ना हो, मुख्यमंत्री का बच्चा राजनीति में ना हो, विधायक ना हो, सांसद ना हो, मंत्री ना हो, जो इनकी पार्टी से मुख्यमंत्री रहा हो। किसको वंशवाद, परिवारवाद कहते हैं? दूसरी पार्टी में अगर हो रहा है तो वो वंशवाद, परिवारवाद वो खराब है, इनकी पार्टी में हो रहा है तो वो राष्ट्रवाद है। तो ये ढोंग, ये झूठ फैलाना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है, उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे इसमें कोई अचरज नहीं लग रहा। आपका सवाल, आदरणीय हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, हैं, आगे भी रहेंगे। कुछ बातों तो उन्हें लगा, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उस पार्टी से उन्होंने काम किया, पार्टी से नहीं हमारे साथ थे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, अपने परिवार को नहीं जोड़ पा रहे हैं, परिवार के साथ नहीं रह पा रहे हैं, आज परिवार के साथ हैं। बिल्कुल, और ये दूसरी बातें कह रहे हैं, इनके पेट का जो दर्द है, अपने हथियार डाल दिए हैं। सुप्रीमो मायावती ना प्रचार करेंगी और उसको लेकर कितना फायदा एसपी को होने वाला है? देखिए, विषय फायदे नुकसान का नहीं है, जनता को बेहतर विकल्प मिलना चाहिए, जनता को बेहतर विकल्प के साथ में जनता को अच्छे नेता मिलने चाहिए। बात तानाशाही की कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथी, तानाशाही तो अभी भारतीय जनता पार्टी में 2 लोगों की चल रही है, एक का नाम है नरेंद्र मोदी जी, एक का दूसरे का नाम है अमित शाह जी। तीसरे किसी बड़े नेता का भारतीय जनता पार्टी में नाम बता दीजिए। इन 2 के अलावा किसी की तानाशाही नहीं चल रही है। मुख्यमंत्री बनना हो, कुछ भी होना हो, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो तो डमी है, उनको कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, निर्णय जो लेने इन 2 लोगों को लेने हैं। तो ये तानाशाही जो बातें कहते हैं, सब ढोंग है इनका। मैंने फिर वही बात, झूठ फैलाते हैं, झूठ फैलाने की राजनीति है, गुमराह करने की राजनीति है इनकी, वास्तविकता से दूर भाग रहे हैं। वास्तविकता ये महंगाई है, महंगाई पे बात होनी चाहिए। तो वहीं लखनऊ में भी एसपी से निष्कासित किए गए अमन त्रिपाठी, अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर किया गया निष्कासित। अमर मणि त्रिपाठी के बेटे हैं अमन मणि त्रिपाठी, नौतनवा से विधायक रह चुके अमन मणि त्रिपाठी और अब पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। तो अमर मणि त्रिपाठी के बेटे हैं अमन, नौतनवा से विधायक रह चुके हैं अमन और अब इसी के साथ ही पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है और आरोप लगाया गया है कि अनुशासनहीनता उनके व्यवहार में नजर आई। तो वहीं कर्नाटक में होने विधानसभा चुनाव होने हैं कुछ ही दिन में, अब समय बहुत कम रह गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारक की सूची में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत 40 लोगों के नाम शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की 26 और 30 अप्रैल के अलावा 6 मई को कर्नाटक में रैली की तैयारी है।
तो वहीं उन्नाव में मोरावा नगर पंचायत में बीजेपी विवेक सेठ का नाम खारिज कर दिया गया है। वो नगर निकाय चुनाव में निर्दलीय रूप से भले ही चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी से चुनाव लड़ने की उनकी मंशा पर अब पानी फिर गया है। बीजेपी से भरे नामांकन पत्र पर जिस प्रस्ताव के साइन होने का दावा किया गया था, तो वहीं निकाय चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार। अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित कर लिए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय ने मतदान केंद्र चिन्हित किए। चिन्हित केंद्रों की जानकारी चुनाव आयोग को भी भेजी गई है। 1391 मतदान केंद्र अति संवेदनशील प्लस की श्रेणी में निगरानी के लिए वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी की जा रही है। दूसरे चरण में ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्र ऐसे सेंटर में अर्धसैनिक बल भी तैनात किया गया है। तो नगर निकाय चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। तो रुक करते अगली खबर का। निकाय चुनावों के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही महोबा पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। चुनाव प्रक्रिया शांति से संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। इसी कड़ी में महोबा पुलिस नामांकन प्रक्रिया में सीसीटीवी की निगरानी के अलावा ड्रोन से भी निगरानी कर रही है, जिसके लिए एसपी महोबा अपर्णा गुप्ता और डीएम महोबा मनोज कुमार बाकायदा ड्रोन कैमरे से पर्चा खरीद कर और दाखिल करने वाले प्रत्याशियों पर नजर रख रहे हैं, ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो पाए। तो वहीं झारखंड में 1932 आधारित खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर अलग अलग छात्र संगठनों ने 19 अप्रैल यानी बुधवार को राज्य बंद का आह्वान किया है। वहीं मंगलवार को भी धनबाद में छात्र संगठनों ने मशाल जुलूस निकालकर नारेबाजी की और झारखंड बंद को सफल बनाने का आह्वान किया। बता दें कि झारखंड के स्थानीय मूलवासी झारखंडी छात्र संघों ने सूबे में 1932 आधारित खतियान के अनुरूप नियोजन नीति लागू करने की मांग रखी है। छात्र बीते 4 महीनों से इसको लेकर मांग करते आ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वर्तमान सरकार 60 से 40 के फॉर्मूले पर नियोजन नीति को लागू कर रही है, जो यहाँ के स्थानीय मूलवासी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। छात्रों का आरोप है कि जेएमएस कांग्रेस सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में भी 1932 आधारित खतियान के आधार पर नियोजन नीति लाने की बात कही थी, लेकिन आज ठगने का काम किया जा रहा है। तो इसी बीच बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। गंगा स्नान के दौरान डूबने से 2 भाइयों की मौत। एनडीआरएफ की टीम ने दोनों शवों को गंगा से बाहर निकाला। जन्मदिन पार्टी के लिए अलीगढ़ से अनूप शहर आए थे मृतक। बुलंदशहर के अनूप शहर स्थित मस्तराम घाट पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें बुलंदशहर की, जहां 2 भाइयों की गंगा में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि जन्मदिन मनाने के लिए वो यहाँ पहुंचे थे और ऐसे में गंगा में डूबकर उनकी मौत हो गई। तो वहीं मेरठ में शॉर्ट सर्किट की वजह से फसल में लगी आग, किसानों की लाखों की फसल जलकर राख हो गई। किसानों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत की। किसानों ने अनिश्चितकाल धरने की चेतावनी भी दी है। तो किसानों की लाखों की फसल जलकर राख हो गई। किसानों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, मुआवजे की मांग की है और साथ ही साथ ऐसा न होने पर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी दी है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां कंप्रेसर का पाइप फटने से फैक्ट्री के अंदर अचानक आग लग गई। इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं आग लगने से 2 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें आनंद फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची अग्निशमन की कई गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देहात के अकबरपुर आवला गांव में पेस्टिसाइड फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त के बाद तत्काल नगीना पुलिस तथा फायर सर्विस की टीम वहां पहुंची तथा आग को बुझाया गया। मौके में 2 लोगों को मामूली चोट लगी है, जिनको उपचार हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बहराइच कोतवाली नगर इलाके में नटराज लॉन्ड्री की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसमें रखे कपड़े जलकर राख हो गए। आग देख लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं फायर ब्रिगेड प्रभारी गैनालाल ने बताया कि नटराज ड्राई क्लीनर की दुकान पर आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची टीम ने करीब 1.5 घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया। अभी कितने का नुकसान हुआ है ये नहीं पता लगा है। चौराहे पर नटराज ड्राई क्लीनर
की दुकान पर जैसे आग लगने की सूचना आज न्यूज़ को मिली कंट्रोल रूम से, तुरंत एक्शन किया गया और मौके पर आकर के जो है कार्रवाई शुरू की गई और पानी फेंक करके इसको बुझा दिया गया। मेरे पास फ़ोन पहुंचा, हम तुरंत दौड़े आए हैं, लेकिन अब बिजली का कनेक्शन ऑफ कर देते हैं रात में दुकान बंद करने से पहले जी, केवल इन्वर्टर। तो रिश्वतखोरी के जाल में फंसी खाकी वर्दी, 3 सिपाहियों पर केस, एसपी ने किया निलंबित। आरोपी सिपाहियों ने ली थी रिश्वत, मकान पर कब्जा दिलाने के लिए रिश्वत, पीड़ित की शिकायत पर की गई कार्रवाई। पूरा मामला जहां आरोपी सिपाहियों ने रिश्वत ली और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि मकान पर कब्जा दिलाने के लिए रिश्वत ली गई थी। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़े गए आरोपी आगरा के रहने वाले हैं। ये दोनों व्यक्ति बूढ़ा नहर पुल से शीशामई जाने वाले रास्ते पर बने खंडहर में कच्ची शराब बनाने का काम करते थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 51 लीटर कच्ची शराब, 6 किलो यूरिया, 350 ग्राम नशादार और कच्ची शराब बनाने का सामान बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आगरा में 4 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। बता दें कि मथुरा पुलिस की क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से कई जगहों से चोरी किए गए 91 मोबाइलों को बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिया है। बरामद किए गए मोबाइलों की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। मथुरा में बड़े पैमाने पर मोबाइल चोरी की घटनाएं सामने आती रही हैं। मथुरा पुलिस की क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम ने कुल 91 मोबाइल बरामद किए हैं। इनमें 40 को पहले सुपुर्द किया गया था, वहीं 51 मोबाइलों को उनके मालिकों को पता करके सौंप दिया गया है। और सीओ क्राइम के कुशल नेतृत्व में कुल 91 मोबाइल फ़ोन विगत दिनों बरामद किए, जिसमें से 40 जो फ़ोन हैं वो पूर्व में सुपुर्द किए गए थे और आज 51 मोबाइल यहाँ पर आपके समक्ष थे, जिनमें मैक्सिमम जो लोग आइडेंटिफाई हो पाए थे, जो उपस्थित हो पाए, उनको यहाँ पे सुपुर्द। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।